स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी का हम आगे की वीडियो बनाएंगे। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं का कुछ हम लोग MCQ कर लेते हैं, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने पिछली कक्षाएं जितने हिंदी के पढ़ाए हैं, और आज MCQ भी हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है कि कोई भी भाषा है, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब शुरुआत हम लोग किससे करते हैं। तो भाषा में हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ण से। किससे करते हैं? वर्ण से। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। फिर वर्ण जैसे जानते हैं ना कि अ से लेकर ग तक जो होती है क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण को दो प्रकार बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को मिला के वर्ण बोला जाता है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। फिर दूसरा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कुल टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52। अब कहीं कहीं अगर मान लीजिए 52 नहीं दिया है तो ऑप्शन में 48 दिया होगा। जब 52 नहीं दिया होगा तब 48 क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 48 लिया ही नहीं, क्योंकि तब ये कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 48 52 दोनों दे दिया गया तो याद रखिएगा कि अगर 52 नहीं दिया है, 48 दिया होगा तो 48 माना जाएगा तब भी। फिर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कुल होती है 33। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल 33 न दिया रहे तो फिर माना जाएगा 39 होते हैं। तब कितने होंगे? 39। अगर 33 ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर 39 हो जाएगा। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या होती है 11। देखिए, ऐसे तो होते हैं 11 होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कुल की बात की गई है तो मतलब दोनों अयोगवाह को भी जोड़ा गया है, अंग और अह। तो जब कुल शब्द ध्यान दीजिएगा कि जब कुल शब्द लिखा रहेगा तो अयोगवाह को जोड़ कर बताया गया होगा तो 13 हो जाएंगे। लेकिन अगर कुल शब्द नहीं दिया रहेगा तो मतलब अंग और अह जो अयोगवाह होते हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया होगा, तब 11 सही होगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। फिर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? मूर्धन्य के व्यंजन जानते होंगे, जिससे कि जो तारू के आगे वाले हिस्से से जो बोला जाता है उसे कहा जाता है मूर्धन्य। तारू के आगे से ऐसे कौन है इनमें से? तो जानते हैं कि जो ट वर्ग का होता है, ट ठ ड ढ अड़, जो ये 5 होते हैं ये मूर्धन्य होते हैं। तो कौन होता है? ड और अड़, ये मूर्धन्य होते हैं। जैसे जो पहला है ना कि क वर्ग कंठ से होता है, च वर्ग तालु से होता है, इसी प्रकार से। फिर अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण जानते होंगे, जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा ये जो होते हैं क्या होते हैं? अल्प प्राण। जैसे क ख ग घ अंग में से क ग और अंग ये तीनों अल्प प्राण हो जाएंगे, जबकि ख और घ ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण। जो हमने बताया था कि जो भी अमेरिका के लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं तो वो महाप्राण बोलते हैं, वो क नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ख। ग ना बोलेंगे, वो बोलेंगे घ। तो जब भी किसी का नाम लेना होगा, जैसे मान लीजिए काशी का नाम, तो काशी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे काशी की जगह बोलेंगे खासी। तो ऐसे बोलते हैं वो, तो वो बोलते हैं महाप्राण में। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो अल्पप्राण कौन सा है? तो पहला और तीसरा, तो क और ग ये क्या है? अल्प प्राण है। फिर उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह जो मैंने बताया, अंग और अ क्या होते हैं? अयोगवाह। तो अंग और अ क्या होते हैं? ये स्वर ही है, स्वर की ये अयोगवाह स्वर होते हैं। अंग और अ क्या होते हैं? अयोगवाह। ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको सोचा करवा दिया जाए। फिर किस शब्द में द्वित्व व्यंजन आते हैं? तो द्वित्व व्यंजन ऐसा होता है कि ऐसे व्यंजन, जैसे मान लीजिए कि आधा क फिर पूरा क, जिसे वही वर्णवा जो आधा रहेगा फिर उसी का पूरा आ जाएगा, तो इसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन जब दो बार आ जाए, जैसे मान लीजिए आधा क और फ लिखा रहे, ये द्वित्व व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि आधा क तो है लेकिन वही फिर नहीं आया है। अब जिससे ल आ जाए फिर ल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये द्वित्व व्यंजन है। ल आ जाए फिर प आ जाए तो ये द्वित्व व्यंजन नहीं कराएगा। द्वित्व व्यंजन जब वही व्यंजन दो बार आ जाए, तो जैसे देख लीजिए पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, तो इसमें दिल्ली में देखिए दो बार ल आया है, इसलिए क्या होगा? द्वित्व। नाम से ही पता चल रहा है द्वित्व, यानी जो दो बार व्यंजन आए, एक बार आधा एक बार पूरा, उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद आगे है स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। जो हमने बताया था कि होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर उसमें बताया था हमने संघर्ष व्यंजन, तो ये संघर्ष व्यंजन होता है स स ह वाला। फिर घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण जो मैंने बताया अभी कि किसी भी जो क वर्ग जैसे होगा क ख ग घ अंग, इनमें से जो पहला, दूसरा, तीसरा होगा ये तो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। जबकि चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष। तो इन देखिए उसमें पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होगा, जबकि तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। तो ख ये तो अघोष हो जाएगा क्योंकि दूसरा है। ट के बाद ठ ये भी अघोष हो जाएगा।
म, तो प फ ब भ म, पाँचवा आता है ये, यानी कि अगर प फ को निकाल दिया जाए, ब भ म रहता कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। फिर च तो जानते हैं पहला है, तो ये क्या है, अघोष है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो यानी घोष वर्ण कौन होगा, जो तीसरा चौथा पाँचवा होता है। फिर उसके बाद है, और सघोष मैंने बताया था जिनको बोलने में कंपन ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं सघोष, या घोष कह लो या सघोष, दोनों कहते हैं इसे। तो सघोष वर्ण कौन सा है, म। फिर ज फ ध्वनियाँ जो है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, अगर कोई भी वर्ड आ जाए जिनमें ये चिन्ह लगा होता है, तो अगर पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो याद रहे कि आपको फारसी से, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, फारसी से। फिर आता है ज्ञ वर्ड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ज्ञ वर्ड किसके संयोग से बना है, क्योंकि संयुक्त अक्षर ही है। संयुक्त अक्षर मतलब जो दो से ज़्यादा दो अक्षरों से मिलकर बना होता है एक अक्षर, उसे हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। तो जैसे कि ज्ञ जो है, ये ज और इ से मिलकर बना है। आपके सामने ये भी ऑप्शन रहेगा और ये भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको याद रहे कि आधा ज रहता है, कौन रहता है, आधा ज और इ। तो याद रहिए कि आधा ज और इ से मिलकर बनता है ज्ञ। फिर आता है अघोष। अघोष मतलब पहला दूसरा, किसी भी वर्ड वाले में का वर्ग का पहला दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अघोष। तो पहला दूसरा अब इसमें से ढूंढिए, अ, ये से जितने स्वर होते हैं सघोष होते हैं। तो च छ ज ये तीसरा है, ये हो ही नहीं सकता। ह य र ल व ह, ये भी नहीं हो सकता। तो स, ये स जो होगा ये क्या होगा, जो स ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, अघोष। नहीं तो आपको याद नहीं आएगा तो स तो सोचेंगे कि ये सघोष होगा, लेकिन याद रहे कि जो स होते हैं तीनों, ये तीनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं। फिर उसके बाद है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन हमने एक बताया ना कि जो दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे यहाँ पर आधा ज और इ से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन है, ज्ञ। जैसे कि मैंने बताया आधा ज और इ से मिलकर बना है, तो ज्ञ जो है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन। फिर उसके बाद है छ, छत्री छ वाला वर्ण किसके संयोग से बना है, ये किससे मिलकर बना है, क्योंकि ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो ये आधा क और षटकोण स से मिलकर बना है। आधा क और षटकोण स, देखिए पूरा भी क लिखा रहेगा आपके सामने, लेकिन याद रहे कि ये वाला चिन्ह लगा रहे, ये हलंत, तो इसका मतलब होता है आधा। तो आधा क और षटकोण स से मिलकर बना होता है छत्री छ। फिर उसके बाद आता है य व र ल, किस वर्ग के व्यंजन है। ये जो य व र ल है ये किस वर्ग के व्यंजन है, तो तालव्य ऊष्म अंतस्थ, ये अंतस्थ व्यंजन कराते हैं। य व र ल जो होते हैं ये कौन से व्यंजन कराते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। फिर उसके देखिए मैंने बताया था जब व्यंजन पढ़ा था तो हमने बताया था कि उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्पर्शी व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। फिर उसके बाद और बताए थे जो, तो देखिए ये जो मैंने बताया कि ये व जो होता है यह अर्धस्वर होते हैं, र जो होता है यह प्रकंपित होता है, और ल जो होता है यह पार्श्विक होता है। ल जो होता है वो कौन सा स्वर होता है, पार्श्विक स्वर होता है। फिर अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह से। ये याद रहे कि पूछा जाता है कि अनुनासिक का संबंध किससे आता है, तो नाक से भी दिया रहेगा, मुख से भी दिया रहेगा, तो दोनों का संबंध होता है अनुनासिक का। जैसे हम लोग जो बोलते हैं किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग का बोले क ख ग घ अंग जब भी बोलेंगे तो नाक और मुंह दोनों का यूज करेंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे अनुनासिक। जैसे ञ अड़ न, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, जिनमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो इसमें नाक और मुंह का दोनों का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं, तो जो मैंने बताया कि आखिरी किसी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, किसी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। किसी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है, अनुनासिक। फिर उसके बाद है प्रयत्न के आधार पर ल कैसी ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल कैसी ध्वनि है, तो ल जो एक ध्वनि होती है ये कैसी होती है, तो पार्श्विक होती है। कैसा होता है, पार्श्विक। ल जो होती है वो क्या होती है, एक पार्श्विक होती है। जो मैंने बताया र जो होता है वो प्रकंपित होता है, और ल जो होता है वो क्या होता है, पार्श्विक होता है। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने जो पढ़ाया था, कक्षाएं जो हमने पढ़ाई है, जितने हिंदी की क्लास लिए हैं, उसी हिंदी की क्लास में से ये सब क्वेश्चन सब लिए गए हैं, और सबसे अधिक बार यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसी पर वीडियो बनाया है। तो अब आगे जो हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग स्वर होगा चाहे व्यंजन होगा, और स्वर व्यंजन से तो ख़त्म हो गए हैं,
तो मैंने सोचा है कि अब रस, छंद, ये सब जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, हाई स्कूल, इंटर, इस सब में, तो सोचा है कि हम उसको अभी स्टार्ट करेंगे। तो और बाकी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस करते हैं आज इतना ही। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट और बाय।